प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई, कैसा चल रहा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिल बनाओ, बताओ मुझे मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? अगर मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से दिल बनाओ भाई। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अरे ये क्या आ गया भाई? हाँ ये है ना। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया चैप्टर शुरू हो गया है, कई लोगों का जोश एकदम सातवें आसमान पे है और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि भैया हमें दिक्कत आ रही है इंटीग्रेशन में। देखो भाई, इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो सीख लिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। सीखने के बाद कई बार ऐसा होगा कि वो आप जब सवाल करने जाओगे तो आपसे वो क्रैक नहीं होगा, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो करना क्या है, जो सवाल क्लास में मैंने कराए हैं उनको रिपीटेडली करो, उनको फिर से करो। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है कि कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, इतना इनफ है। हो सकता है नया सवाल एकदम से क्रैक ना हो पाए, उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लो। आप अगर कई बार अपने सीनियर्स या किसी से पता करोगे जिन्होंने 11th में पहली बार इंटीग्रेशन सीखा होगा, वो बताएंगे भाई इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं करो, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, समझा दो प्लीज भाई, समझा दिया है बहुत बार। लेक्चर एक बार रिपीट से देख लो, उसके बाद अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फिर देख लो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, आपको श्योरली क्लियर हो जाएगा और उतना तो हो ही जाएगा जितना मुझे फिजिक्स में रिक्वायर्ड है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, ठीक है? और बिल्कुल ये ना सोचें कि आप आज बेसिक मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन सीखकर मतलब जेईई एडवांस के सवाल लगा देंगे। कुछ बच्चे चले गए एडवांस का पेपर उठा लिया कि चलो इंटीग्रेशन करते हैं। अरे भाई बेसिक पढ़ाया है, अभी एडवांस लेवल नहीं पढ़ा दिया है, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और रही बात उन बच्चों की जो ये डाउट पूछ रहे हैं लगातार, भैया हमारा बैकलॉग है या हमने अभी शुरू किया है, क्या हम वेक्टर से कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जवाब है जी हां, आप वेक्टर से कंटिन्यू कर सकते हो, वेक्टर से पिकअप कर लो, बट शर्त यह है पैरेलली बेसिक मैथ्स टच करते रहना। ये जो मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन बताया है, इसका यूज आएगा काइनेमेटिक्स में, यहां से 2 चैप्टर बाद। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं स्टार्ट किया, डोंट वरी, वेक्टर्स के बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन ही हम स्टार्ट करेंगे और वेक्टर प्रोबेबली 7 से 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक प्रोबेबली और लगेगा, एक आध क्लास और लग सकती है, 8 लेक्चर के अंदर वेक्टर्स समअप हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके बाद काइनेमेटिक्स। तो भाई तुम्हारे पास 2 चैप्टर का विंडो है, 2 चैप्टर के दौरान तुम अपना बेसिक मैथ्स पैरेलली एक एक लेक्चर देख देख के कवर कर डालो। और बेयर मिनिमम कितना सॉल्व करना है? डीपीपी बेयर मिनिमम सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1 बेयर मिनिमम सॉल्व करनी है। जिन बच्चों के पास टाइम बच रहा है, बेसिक मैथ्स की एक्सरसाइज 1 हो चुकी है, वो भाई बेसिक मैथ्स की एक्सरसाइज 2 और आगे जो भी एक्सरसाइज है उसको आप कवर करिए, ठीक है? पूरा मॉड्यूल आपको करना है। चलिए आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के अंदर, थोड़ी फील लेंगे वेक्टर्स की। और एक बहुत प्यारा सा डाउट कल आया, बहुत प्यारा डाउट आया। एक ये अच्छे बच्चे जो पढ़ते हैं ना, क्लियरली दिखता है कि वो अच्छे अच्छे डाउट पूछते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी आपने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? जब आप ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसके बाहर में ये मॉड क्यों लगाते हैं? अरे भाई ये एक पूरा सिंबल है, इसको ही मैग्नीट्यूड पढ़ा जाता है, यही आपका मैग्नीट्यूड है, यही आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक बच्चे ने और बहुत प्यारी बात पूछी कि भैया डिस्प्लेसमेंट
आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम तो पहले पढ़ते आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, वो हम कई कई बार माइनस वैल्यू भी ले लेते हैं, तो ये तो माइनस हो गया। आप तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बेटा मैं अभी भी वही कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये जो माइनस का साइन है ना मेरे बच्चे, ये माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन को समझाने के लिए, ये डायरेक्शन बता रहा है यहां पे, क्योंकि तब हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा था, तो हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके डायरेक्शन बता देते थे। बट अगर कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट -2 है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड है बच्चे 2 मीटर। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा भाई, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो आपने वेलोसिटी में, जो आपने एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन देखा था, वो डायरेक्शन के लिए था। आपको थोड़ी देर में, शायद आज के लेक्चर के बाद, ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज हम क्या कवर करने वाले हैं भाई, तो आज हम थोड़ी सी फील लेंगे वेक्टर की, है ना, जिसके अंदर मैं पोजीशन वेक्टर कवर करूंगा और सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में। ठीक है, ये 2 मेजर टॉपिक हैं। बेसिकली अपने आप में आज वो दिन है जिसमें हमें वेक्टर को फील करना है, जिसके अंदर आपको वेक्टर को इमेजिन करना है। ये चैप्टर काफी इमेजिनेशन ओरिएंटेड है, तो जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी, जितनी अच्छी आपकी सोचने की शक्ति होगी, उतना आपको वेक्टर आसान लगेगा। ठीक है, और आपको यही कोशिश करनी है कि जो मैं बना रहा हूं, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आप इमेजिन या रिलेट कर पाओ। मैं रियल लाइफ स्टोरीज के साथ आज कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा ताकि आपको वेक्टर की फील आ जाए। तो एक बार अगर आपको वेक्टर की फील आ रही है तो आप समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हैं। जो चीजें आगे आएंगी कल के लेक्चर में, आगे के लेक्चर में, अगर आज का लेक्चर आप फील कर ले गए तो वो आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, देखो अब पोजीशन वेक्टर बताने के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलता हूं। जैसे कि मैं पोजीशन को चालू करता हूं 1 डायमेंशन से। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या है? क्या तुमने कभी सोचा, क्या कभी तुमने यकीन कर लिया कि लोग कहते हैं हम परमात्मा से बात करते हैं, हम सुप्रीम पावर से बात करते हैं, हमारी बात होती है, उससे हमें कोई ऊपरी आदेश मिलता है, वो हम प्रोपोगेट करते हैं। कई सारे लोग होंगे, आपने सुना होगा कि भाई वो टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं कि हमसे भगवान बात कर रहे हैं। क्या आप यकीन करते हैं? यस और नो में बताइए। एक बार यकीन करते हैं तो बताइए यस और नो में। अगर यकीन करते हैं तो यस, अगर यकीन नहीं करते हैं तो नो। फिर मैं अपने पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपसे पूछूंगा क्या आप यकीन करते हैं। चलिए जल्दी से बताइए भाई। नहीं, यकीन नहीं करते। ठीक है, चलिए अब उन बातों को साइड रखते हैं, आप मेरे साथ एक कहानी से जुड़िए। ठीक है ना, हम पोजीशन वेक्टर पे आएंगे एक कहानी के माध्यम से, धीरे धीरे हम पोजीशन वेक्टर पे आ जाएंगे। देखो भाई, एक दुनिया थी, 1D दुनिया, एक 1D की दुनिया थी। ठीक है, इस 1D दुनिया में क्या था, जितने भी सब जीवित लोग थे या जितने भी जीव जंतु थे, वो सब एक लाइन पे रहते थे, है ना। छोटे छोटे 1 डायमेंशन के प्राणी इस लाइन पे रहते थे बस। और इनके साथ एक समस्या थी, अगर कभी भी ये ऐसे एक तरफ चलते थे, दूसरा वाला एक तरफ चलता था, अगर ये टकरा गए तो ये एक दूसरे को छलांग लगा के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एक ही लाइन है। तो इनका पूरा जीवन, हर एक व्यक्ति का जीवन, लेट्स से ये है, इसका नाम है लेट्स से चिंटू, इसका नाम है लेट्स से चिंटू, इसका नाम है लेट्स से मिंटू, और लेट्स से इसका नाम है पिंटू। ठीक है, तो ये जो मिंटू है, अब ये एक ही लाइन पे रह रहा है, ये पूरा एक ही लाइन पे रह रहा है। तो ये एक लाइन पे रहने के बाद जब दाईं तरफ गया, जब लेट्स से इधर गया, बाईं तरफ गया तो सिर्फ चिंटू मिला, और दाईं तरफ गया तो पिंटू मिला।
इसके जीवन में इन दोनों के अलावा ये किसी को नहीं जानता, क्योंकि वन डायमेंशन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी और को जान पाओ। आपकी पूरी दुनिया एक लाइन पे है। आप सिर्फ आगे जा सकते हो, आप सिर्फ पीछे आ सकते हो, आप पता नहीं कैसे पैदा हो गए और फिर आप उसी लाइन पे मर जाओगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? ऐसे ही एक और दुनिया है, ऐसे ही एक और दुनिया है, उसका नाम है, इसको थोड़ा सा मैं साइड करता हूं, फिर एक और दुनिया के बारे में बात करेंगे। एक और दुनिया है ऐसे ही, उसका नाम है 2D की दुनिया। ठीक है, 2D दुनिया। ठीक है, अब 2D दुनिया में क्या हो रहा है? एक प्लेन है, इमेजिन करो ये एक कमरा है, ये एक कमरा है और पूरी दुनिया इस बोर्ड पे, ये बोर्ड एक 2 डायमेंशन बोर्ड है, पूरी दुनिया इस पे जी रही है। यानी कि इस पे रहने वाले प्राणी कुछ नहीं जानते कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, बस ये अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, ऐसे घूमते रहते हैं और ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं। गेट से बाहर भी जा सकते हैं, दूसरे आदमी से भी मिल सकते हैं, और भी लोग हैं इस प्लेनेट पे, सब जी रहे हैं आसपास आसपास आसपास, और ये चल फिर के एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ठीक है। अब इस 2D दुनिया को लगता है कि दुनिया सिर्फ 2 डायमेंशन ही है। इस 2D दुनिया को लगता है दुनिया सिर्फ 2 डायमेंशन ही है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किसी ने बोला कमेंट में, कॉकरोच वो सिर्फ फर्श पे घूम रहा है। इमेजिन करो उसको उड़ना भी नहीं आए और वो जीवन भर रेंगता रहे, उसके लिए दुनिया क्या है? 2 डायमेंशन। ये दुनिया है 2 डायमेंशन दुनिया। अब 2 डायमेंशन दुनिया में ये दुनिया अपनी चल रही है अलग से। हमारी दुनिया कहां है? 3 डायमेंशन। हमारी दुनिया कहां है? 3 डायमेंशन। भाई पुराणों में तो लिखा है कि और मल्टी डायमेंशन चीजें होती हैं, हम तो अभी तक सिर्फ 3 डायमेंशन ढूंढ पाए हैं। ठीक है, अब अगर तू जाके इस 1D वाले से बोलेगा कि भाई एक दुनिया होती है जहां तुम ना लाइन के अलावा भी कहीं जा सकते हो, बोलेगा पागल, झूठ बना रहा है, गलत बता रहा है। वैसे ही अगर तुम इस 2D के दुनिया के इस रमेश से जाके बोलोगे कि अपन उड़ भी सकते हैं, ये धरती, ये प्लेन जो तू देख रहा है जिसमें तेरा जीवन निकल रहा है, इससे तू बाहर भी निकल सकता है, रमेश मानने वाला ही नहीं है। अब देखो, ध्यान से सुनना, जितना छोटा डायमेंशन वो बड़े वाले को कभी नहीं देख सकता, लेकिन बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को देख सकता है। यानी कि अगर मैं 3 डायमेंशन में हूं, आप और मैं 3 डायमेंशन में है, तो इस रस्सी पे व्यापन होने वाला जीवन हम देख सकते हैं। मैं गया, मैंने इधर से आवाज लगाई, ए चिंटुआ घबरा गया। चिंटुआ बोला ये आवाज कहां से आई? चिंटुआ यहां से, और ये मिंटुआ इधर उधर घूमने लगा, बोला कि भाई इस चिंटुआ को आवाज सुनाई दी है। ठीक है, ये बताया पिंटू को, पिंटू बताया अगले को, बात फैल गई। बात क्या फैली कि चिंटुआ पगला गया है, उसको आवाज सुनाई देती है, एक ऊपरी आवाज सुनाई देती है। मैं बोला ए चिंटुआ, फिर बोला, चिंटुआ डर गया, एकदम घबरा गया, पसीना पसीना हो गया चिंटुआ। ऐसे ही जब मैं 2D में गया, मैं रमेश को बोला ए रमेश को लगा ये आवाज कहीं आकाश गंगा से आ रही है, कहीं ऊपरी आवाज है, और ये किसी को सुनाई नहीं दी। मैंने अकेले रमेश को ये आवाज दी, रमेश ने ये आवाज सुनी और रमेश भागता हुआ गया, अपने दोस्तों को बताया, इसको बताया कि मुझे एक आवाज सुनाई देती है। तो रमेश की बात किसी ने नहीं मानी। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं 3 डायमेंशन में बैठा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं क्या किया, इस पिद्दी से रमेश को पकड़ के उठा लिया और बोला देख मैं हूं या नहीं हूं, देख एक 3 डायमेंशन का व्यक्ति एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, देख, दिखाया। लेकिन जब मैं रमेश को उठाया तो रमेश अपनी दुनिया से गायब हो चुका था। उसके बगल में बैठे हुए उसके पिताजी, उसके पापा परेशान, मेरा बेटा कहां चला गया, ये कहां गायब हो गया। और रमेश को जैसे ही मैं उठा लिया था तो रमेश तो जीवित है। रमेश ने देखा कि ये तो अखंड ब्रह्मांड है, ये तो बहुत छोटी सी दुनिया में मैं जी रहा था, ये तो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और जब उसने मुझे देखा, वो भाई घबरा गया, वो बेहोश हो गया। और मैंने क्या करा, उस रमेश को फिर उसकी जगह पे जाके रख दिया। और जब रमेश उठा, उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बताई कि भैया ये 2D वाली दुनिया नहीं, इसके ऊपर भी दुनिया है, वहां एक अलग प्रकार के लोग रहते हैं और वो 3 डायमेंशन में रहते हैं। तो सबने कहा रमेश पागल हो गया है। लेकिन रमेश को एक अलग ज्ञान हो गया था, एक अलग लेवल का।
क्या बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हो सकता है हम इस 3 डायमेंशन दुनिया में रहते हो और 3 डायमेंशन वाला शायद 4th डायमेंशन की दुनिया को देख ही ना पाए, और हो सकता है 4th डायमेंशन से वो परमपिता परमात्मा हमको देख रहा हो और हर वक्त हमारे साथ हो, और जब हम उसे याद करें वो खुद नहीं आ सकता लेकिन वो हमें सहारा दे देता है, वो कई बार हमारा सहारा बन जाता है। इसलिए हमें उसे हमेशा याद करना चाहिए। शायद आज आप एक बुरे हादसे के शिकार हो जाते लेकिन उसने अपनी उंगली से आपको थोड़ा सा खिसका दिया और आप बच गए। यह है ताकत। 3rd डायमेंशन वाला 4th को नहीं देख सकता, 4th वाला 3rd को देख सकता है। मैं इस प्लेन को देख सकता हूं, इस प्लेन वाला मुझको नहीं देख सकता। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? अब ये मैंने कहानी क्यों बताई? मैंने ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि अब जब मैं आज पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूंगा, मैं बात करूंगा 1 डायमेंशन से। मैं सबसे पहले एकदम बेसिक उधर जाऊंगा नीचे। आज तक 10 साल में मैं कभी 1D नहीं पढ़ाया हूं, 1D पढ़ा रहा हूं पहली बार। देखता जा, ठीक है? देखता जा भाई। बात समझ में आ गई होगी तुझको, ये बात समझ और एक बार और देख इस चीज को। मान लेते हैं हम 1D के बारे में बात करते हैं, 1 डायमेंशन, ठीक है? हम 1D के बारे में बात करते हैं, 1 डायमेंशन, ठीक है? अब 1 डायमेंशन में क्या होगा? सारी दुनिया एक लाइन पे एग्जिस्ट करेगी, सारी दुनिया एक लाइन पे एग्जिस्ट करेगी। यहां पे एक कोई ओरिजिन होगा, ओ बोल देते हैं इसको, मैं बोल देता हूं लेट्स से एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले एक बात याद रखो, जब भी बात होगी पोजीशन की, पहले भी बताया है मैंने, एक चीज होती है रेफरेंस पॉइंट, कि आप पोजीशन बता रहे हो तो कोई रेफरेंस तो बनाओगे ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट मेरा कौन हो गया? ओरिजिन हो गया, ठीक है? अब देखो, अब अगर मुझे बोलना है कि भैया आपको यहां से 2 मीटर आगे जाना है, या कोई एक मान लो एक यहां पे ओरिजिन है ओ, और यहां पे लेट से रखा हुआ है चिंटुआ, चिंटुआ यहां पे है, ठीक है? अब चिंटुआ की पोजीशन बतानी है तो मैं ओ से पॉजिटिव एक्स की तरफ जाऊंगा। लेट से यहां से चिंटुआ 3 मीटर दूर रखा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा चिंटुआ की पोजीशन क्या है, तो मुझे बोलना पड़ेगा पोजीशन ऑफ चिंटू, पोजीशन ऑफ चिंटू इज इक्वल टू 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इसीलिए पोजीशन एक वेक्टर है, क्योंकि मैंने आपको एक मैग्नीट्यूड बताया और एक डायरेक्शन बताया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ हो तो कई बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे तो 4D हो सकता है। हो सकता है, हमारी नॉलेज के हिसाब से नहीं है, बट शायद उन ज्ञानी पुरुष जो ये जानते हैं कि ये एक दुनिया है, इसके ऊपर भी कुछ है, वो शायद देख पाए होंगे, या उन्हें आभास किया होगा, या उन्होंने वो इंटरेक्शन महसूस किया होगा। आपने जानते हैं आप लोग, कई लोग आत्माओं से बात कर लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लेते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन आप गूगल करिएगा, आदमी अपनी देह को वहीं छोड़ के आत्मा भ्रमण के लिए निकल जाती है। ऐसी भी सिद्धि लोगों ने पा रखी है। आप समझ रहे हैं बात को? ये सब साइंस है, इसे ऑकल्ट साइंस कहते हैं, ठीक है ना? तो हो सकता है वो दूसरे डायमेंशन के लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे होंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी सोच सिर्फ 3D तक सीमित है, ठीक है? चलिए अब देखिए, ये चिंटुआ का डायरेक्शन क्या हुआ, चिंटुआ का पोजीशन क्या हुआ? 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका क्या? डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? अब 1 डायमेंशन में सब कुछ बहुत सिंपल है, इसीलिए तुमने 9th क्लास में बिना तकलीफ के आराम से चीजें पढ़ ली, आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना? क्योंकि आपको सिर्फ प्लस माइनस से हैंडल करना था। इसी चीज को हम कई बार क्या लिख देते हैं, चिंटुआ की पोजीशन है +3 मीटर, ये प्लस आपका डायरेक्शन बता रहा है, ये प्लस आपका क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहां पे कोई दूसरा व्यक्ति हो, लेट से कोई दूसरा व्यक्ति विशेष यहां बैठा हो, लेट से इसका नाम है पिंटू, तो अगर कोई पिंटू की पोजीशन की बात करे, लेट से ये पीछे की तरफ बैठा हुआ है 2 मीटर की दूरी पर, तो कोई बोलेगा पोजीशन ऑफ पिंटू, तो पोजीशन ऑफ पिंटू लिखी जाएगी -2 मीटर। ये माइनस पोजीशन को नेगेटिव नहीं कर रही है,
ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रही है। तो अब उन बच्चों का डाउट क्लियर हो गया कि माइनस क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट में, वो सिर्फ दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, चलिए 1D की कहानी यहां समाप्त होती है। तो जब हम 1D में खेलते हैं तो हम प्लस और माइनस के रूप से डायरेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2 डायमेंशन की। अब बात करते हैं 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन की, ठीक है, 2 डायमेंशन, इधर मैंने क्या लिखा था 1D ना, बस ठीक। 2 डायमेंशन फॉर पोजीशन वेक्टर वी आर लर्निंग, पोजीशन वेक्टर सीख रहे हैं हम इसके अंदर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखो, इमेजिन करो, अब पहले मैं 2 डायमेंशन बना देता हूं आपके लिए। इमेजिन करिए, यार ये उल्टा बन गया ना। इमेजिन करिए ये लेट्स से एक वाई एक्सिस है और लेट्स से ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट। तो यहां पे मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, अब इमेजिन करिए यहां पे एक स्कूल है, यहां पे एक स्कूल है, या चलो घर बना लेते हैं, घर जैसा दिख रहा है, घर बना लेते हैं, यहां एक घर है। ठीक है ना, अब ये घर का एड्रेस आपको चाहिए। इमेजिन करो कि आप एक चौराहे पे खड़े हो, आप एक चौराहे पे खड़े हो, आपको अपने मित्र का, दोस्त का एक घर चाहिए। ठीक है, आपने चौराहे पे पूछा कि भैया वो फला वो लाल कलर की बिल्डिंग कैसे, कहां है भैया, बताएंगे थोड़ा सा। तो चौराहे पे, क्योंकि तुम्हारे मित्र ने बोला था चौराहे पे खड़े होकर पूछ लेना, चौराहा रेफरेंस पॉइंट जब बनेगा तब मेरा घर कोई भी बता देगा। तो तुमने क्या किया, तुम चौराहे पे खड़े हो गए और तुमने एक व्यक्ति को बुलाया, भैया इधर आओ, सुनो वो लाल वाला घर किधर है। वो व्यक्ति बहुत सयाना, उसने कहा एक काम करिए, आप जहां खड़े हैं वहां से 100 मीटर दूर चले जाइए, घर मिल जाएगा। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि 100 मीटर, भाई मैं समझ गया कि 100 मीटर दूर जाना है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 100 मीटर इधर ही जाना है, या फिर 100 मीटर इधर जाना है, या फिर 100 मीटर इधर जाना है, या फिर 100 मीटर इधर जाना है। अब एक सेकंड इसको, हाँ, या फिर 100 मीटर इधर जाना है। अब तुम कंफ्यूज हो गए और तुम्हें याद आई एक बात अपने मास्टर की, अगर कोई तुम्हें एक पॉइंट से सिर्फ एक फिक्स्ड डिस्टेंस बता रहा है 100 मीटर, यानी कि तुम किसी भी दिशा में जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम एक सर्कल पे चल रहे होगे, तुम एक सर्कल पे पहुंच जाओगे कहीं भी। सर्कल अच्छा नहीं बना यार, अच्छा बनाते हैं, रुको। ठीक है, तुम एक सर्कल पे कहीं भी पहुंच सकते हो, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन आधी दी थी, उसने खाली 100 मीटर बताया था। अगर वो बोल देता कि भैया एक काम करो, 100 मीटर चले जाओ, एंगल 60 डिग्री पे मान लो, तो आप समझ जाते हाँ यार 100 मीटर जाना है और इस रोड से एंगल 60 डिग्री बना के जाना है, तो तुम एकदम सटीक यहां पहुंचते। यानी कि इस घर की लोकेशन एक कोई डिस्टेंस r बोल देते हैं फिलहाल डिस्टेंस को, एक कोई डिस्टेंस r से और एक किसी एंगल से बताई जा सकती है। और देखो ना, हम 2 डायमेंशन में खेल रहे हैं, इसीलिए हमें क्या मिला, हमें 2 वेरिएबल्स के थ्रू किसी का लोकेशन मिल गया। हम 2 डायमेंशन में खेल रहे हैं, इसीलिए 2 वेरिएबल से हमें लोकेशन मिल गया। लेकिन अब इस टाइप के लोकेशन को कहा जाता है पोलार कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? पोलार कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन अब एक और बहुत समझदार व्यक्ति वहीं आए आपके पास, जिनने बहुत नॉलेज गेन कर रखी थी। उन्होंने बोला बेटा ऐसा मत करिए, आप एक दूसरा काम करिए। आप ये वाला मार्ग देख रहे हैं, ये वाला, उन्होंने बोला आप ये जो मार्ग देख रहे हैं, आप इस रोड पे निकल जाइए। लेट्स से आप इस रोड पे निकल जाइए। अब इस एंगल को भूल जाओ, वरना बाद में तुम मेरे को बोलोगे ये एंगल तो अलग आ रहा है कुछ। इसको थीटा लिख देता हूं ताकि मामला सेट रहे, थीटा। ठीक है, हाँ, वो उन्होंने बोला कि आप इस रोड पे निकल जाइए, आप कुछ दूरी चलिएगा, आप लेट से वहां पे 80 मीटर चलिएगा, उसके बाद आप लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा। आप यहां जा रहे थे, आप ऐसे जा रहे थे, फिर आप लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा और आप चले जाइएगा कितना, आप 60 मीटर और चले जाइएगा, तो आप जिसका घर ढूंढ रहे हैं उनका घर आ जाएगा। और आपको लगा यार वाह
कितना बढ़िया बताया इन्होंने, इतना बढ़िया बताया। उन्होंने ये बता दिया कितना हमें इधर चलना है, फिर कितना हमें इधर चलना है, तो हमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी। तो आपने उन अंकल से थोड़ी और बात करी, आपने कहा नहीं यार आप तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, आप थोड़ा समझाइए आपने कैसे बताया। उन्होंने बोला देखो पोजीशन क्या है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है मतलब हम एक पर्टिकुलर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, अब कोई रैंडमली कहीं आपको दौड़ा दे तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2 डायमेंशन में कुछ जैसे शहरों में रोड्स के नेटवर्क होते हैं, वैसे ही कॉपी में या मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाए तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर सकते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर सकते हैं। मैं 2D में डील कर रहा हूं इसलिए जेड नहीं ले रहा हूं, एक्स और वाई ले रहा हूं। तो उन्होंने बोला मैंने लोकेशन को सिंपल करने के लिए आपको यह बता दिया आपको कितना एक्स में चलना है और आपको कितना वाई में चलना है। तो जब आप एक्स वाली रोड पे जाओगे, फिर आपको जहां तक एक्स में चलना था आप चल गए, उसके बाद आपको वाई में चलना है, इससे आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया आप कुछ एक्स में चल लीजिए, आप कुछ वाई में चल लीजिए, तो आप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस घर का नाम रख देते हैं लेट्स से पी, ठीक है, या एच रख देते हैं होम, एच रख देते हैं होम। तो एक सिंपल सी बात में बात समझ में आई मुझे कि यार देखो होम की जो लोकेशन है वो इस रेफरेंस पॉइंट से इस वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करी जा सकती है। ये पोजीशन है होम का, आर सबस्क्रिप्ट एच पोजीशन है होम का, लेकिन इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत स्मार्टली इसको समझा कि अच्छा मुझे अगर कोई आर एच लिखना है, इस वेक्टर को समझना है, तो मुझे चलना पड़ेगा एक्स नॉट किसकी दिशा में, एक्स की दिशा में। तो एक्स की दिशा को अभी मैं एक्स कैप बोल देता हूं। अभी मैंने आपको कुछ और नहीं सिखाया है, तो मैंने कहा हमें कल पता था कि कोई वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है तो उसकी दिशा कौन बताएगा, ए कैप। तो अगर एक्स के डायरेक्शन में जाना है तो दिशा कौन बताएगा, एक्स कैप। फिर मुझे वाई नॉट जाना पड़ेगा वाई में, तो उसको बोल दिया वाई कैप। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज मैंने यहां लिख दी है ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये उस घर की एग्जैक्ट पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? अगर एक बार यहां तक बात समझ में आ गई है तो जल्दी से क्लियर लिख दो भाई, एक बार जल्दी से क्लियर लिख दो अगर यहां तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, आई होप यहां तक आप सबको समझ में आ गया है। हाँ मैं पानी पी लेता हूं तब तक। तो अब आपका प्रश्न यह आया कि क्या जो पहले एक दूसरे भैया ने बताया था कि इतने डिस्टेंस चले जाओ, इतने एंगल पे चले जाओ, क्या वो गलत था? वो गलत नहीं था, वो पोलार कोऑर्डिनेट का पार्ट था। लेकिन जनरली आप और हम अभी तक 10th क्लास तक 11th की एंट्री तक पोलार को सही से समझे नहीं है, इसलिए हम पोलार को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। हम भाव किसको दे रहे हैं? हम भाव दे रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। इस वाले सिस्टम को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने इसको ज्यादा भाव दिया। इसको मैं एक बार फिर से अगले पेज पे बना दे रहा हूं, फिर से एक बार देख लीजिए इसको कि भैया अगर मुझे किसी का एड्रेस चाहिए, अगर मुझे किसी का एड्रेस चाहिए तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको यह पता है कि ये एक्स एक्सिस है, आपको यह पता है ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए मुझे किसी एक पॉइंट P का, ये पॉइंट P का मुझे क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो एक वेक्टर मैं यहां बना रहा हूं, ये वेक्टर बताएगा कि ये वेक्टर दर्शाता है P की पोजीशन O के रिस्पेक्ट में। टेल O पे है, हेड P पे है, तो ये है पोजीशन ऑफ P। पोजीशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ P वेक्टर। यहां तक बातें क्लियर है। लेकिन अब इस वेक्टर को, ये है तो वेक्टर, बट कई बार हम डायरेक्टली वेक्टर को ना समझ के उसके कंपोनेंट्स को समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए आज हमने टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की भी बात करी है।
तो अब क्या बताया गया, ये बताया गया कि भैया ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, अगर आपको उस घर तक पहुंचना है तो अब ये बीच में तो जंगल है, कूद के तो जाओगे नहीं, तो आपको रोड पकड़नी पड़ेगी। तो आपको इस रोड पे चलना पड़ेगा, फिर यहां चौराहा आएगा, फिर यहां चौराहा आएगा, और आपको आगे नहीं जाना है, आपको यहां से लेफ्ट लेना है और आपको इस वाली रोड पे चलना है। ठीक है, तो किसी ने बताया कि भैया आपको एक्स वाली रोड पे, मान लीजिए आर, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक्स वाली रोड पे आर एक्स चलना है। आर का एक्स कंपोनेंट बोला जाता है इसको बोला जाता है एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। निकालेंगे कैसे, अभी बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया, उसके बाद आपको ये y के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, आर वाई डिस्टेंस, इसको बोला जाता है y कंपोनेंट। ठीक है, अब जब आप ये दोनों चल लिए तो एक तरीके से आप लोकेशन पे पहुंच गए, यानी कि आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि आर पी का जो वेक्टर था, पोजीशन ऑफ पी का जो वेक्टर था, वो 2 से मिलकर बना हुआ है। आपको पहले यहां से यहां जाना पड़ा, फिर यहां से यहां जाना पड़ा, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ आर एक्स इन एक्स कैप डायरेक्शन प्लस आर वाई इन वाई कैप डायरेक्शन। लेकिन अब मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूं कि ये जो x की डायरेक्शन है, जिसको मैं अभी x कैप बता रहा हूं, एक्चुअली इसको एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है आई कैप। तो कभी भी अगर हमें x डायरेक्शन में चलवाना होता है कुछ भी, या x डायरेक्शन की चीजें बतानी होती है, तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होती है, आई कैप से। इसी प्रकार से y कैप जो मैं कह रहा हूं, दैट इज नेम गिवन एज j कैप। ठीक है ना, तो इस बात को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आर पी वेक्टर हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब कुछ बच्चे जो कह रहे थे हमें यूनिट वेक्टर समझ नहीं आया, उनके लिए एक बात रिपीट कर देता हूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और उसके पास डायरेक्शन होती है। अब जैसे कि ये आई कैप, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है इसका, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक्स की तरफ। अगर आप आर एक्स चलेंगे तो टोटल आप कितना चलेंगे, आर एक्स आई कैप चलेंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में आर वाई चलेंगे तो टोटल कितना चलेंगे, आर वाई जे कैप चलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पोजीशन, कोई भी पोजीशन एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करी जा सकती है जिसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। और जो अभी आप पूरा सिस्टम देख रहे हो आपके सामने, ये पूरा सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए, अगर आपको यहां तक बात क्लियर है, तो अब मैं बात करता हूं, ये जो भाई ने पोलर कोऑर्डिनेट बताया था, ये क्या मसला है। तो देखो, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बताया, उस दूसरे भाई ने जो आपको बताया वो भी कुछ गलत नहीं बताया, उसने खाली तरीका अलग किया। क्या अलग तरीका किया, बता रहे हैं भाई आपको, एक सेकंड रुकिए, ये रहा। हाँ, तो उन्होंने क्या तरीका अलग किया, उन्होंने ये बताने के बजाय कि आपको किस सड़क पे जाना है, उन्होंने आपको हवा में बातें बता दी। क्या बता दी, उन्होंने बोल दिया कि भैया एक काम करिए, आपका जो दोस्त का घर ढूंढ रहे हैं वो आपको आर दूरी पे मिलेगा। वो जो पॉइंट, लेट से अभी के लिए अपन पी मान लेते हैं, जो अपन पॉइंट पी ढूंढ रहे हैं वो आपको आर दूरी पे मिलेगा। कितने दूरी पे, आर। ठीक है, और आपको किस एंगल पे चलना पड़ेगा, आपको लेट से एक्स एक्सिस से, ये है वाई एक्सिस, और आपको एक्स एक्सिस से किसी थीटा एंगल पे निकलना पड़ेगा। तो इस पॉइंट P को हम r कॉमा थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इस पॉइंट P को यहां पे x0 कॉमा y0 भी लिख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि भाई अगर मैं x में x चला, अरे यार x0 नहीं, rx लिया ना मैंने, सॉरी, इसको rx कॉमा ry भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आप इधर चलेंगे rx, इधर चलेंगे ry, आप किस पॉइंट पे पहुंचेंगे, rx कॉमा ry पे पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई दूरी बता दे और एंगल बता दे 2 डायमेंशन में, यानी कि 2 वेरिएबल आपको बता दे, तो आप सही लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना,
यानी कि अगर मुझे यहां पे आर वेक्टर लिखना हो पी का, अगर पी की पोजीशन लिखनी हो तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, आर पी वेक्टर इज इक्वल टू आर एंगल थीटा, जिसमें आर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, आर उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और थीटा क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं डायरेक्शन। बट ये वाला हम थोड़ा कम यूज करते हैं, ये वाला हम ज्यादा यूज करते हैं, हमें आना दोनों ही चाहिए। क्या यहां तक सब क्लियर है? क्या यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, चलिए, अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर है तो हम इन दोनों बातों को मर्ज कर देते हैं। अब इन दोनों बातों को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो थोड़ा सा अपन आगे अभी चलेंगे, हम चलेंगे ये वाली कहानी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे और दोनों बातों को मर्ज कर देंगे। ठीक है ना, अब कैसे मर्ज करेंगे इन चीजों को समझते हैं। देखिए, अब इसको देखिए, आप मान लेते हैं ये एक एक्स एक्सिस है लेट से, और ये लेट से वाई एक्सिस है। ठीक है, ये लेट से वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहां पे देखिएगा, मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट लेट से ले लिया P, ठीक है ना, और अब मैंने यहां पे एक वेक्टर बनाया ये। ठीक है, इस वेक्टर को नाम भी दे दिया, क्या नाम दे दिया भाई, इसको नाम दे दिया लेट से आर वेक्टर, आर पी वेक्टर। ठीक है, आर पी वेक्टर। अब देखिए, और मैंने ये बता दिया कि आर पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर है, और मैंने ये बता दिया कि जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या मिल चुका है, आर कॉमा थीटा मिल चुका है, आर कॉमा थीटा आपको मिल चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, अब आपको यहां पे ये पता करना है, ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली आपको जो भी दिया गया वो किस फॉर्मेट में दिया गया, पोलर फॉर्मेट में दिया गया। अब हमें निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, इधर से ये ड्रॉ कर लेंगे लाइन ऐसे। ठीक है, और अब ये लाइन ड्रॉ हो गई और ये लाइन आपके सामने यहां पे है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम इस वाली डिस्टेंस को पता लगा लें और हम इस डिस्टेंस को पता लगा लें। तो लेट से अभी के लिए जो r का कंपोनेंट है x के अलोंग उसको मैंने rx बोल दिया, और अभी के लिए जो इसका कंपोनेंट है y के अलोंग उसको मैंने ry बोल दिया। अगर कोई आपसे पूछे ये थर्ड साइड जो दिख रही है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड r है इसकी लेंथ होगी r के बराबर, इसकी लेंथ होगी r के बराबर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड r दिया हुआ है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज rx? rx क्या है? rx है x कंपोनेंट ऑफ आर पी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद ry क्या है? ry है y कंपोनेंट ऑफ आर पी वेक्टर। ठीक है, अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं rx और ry पता लगाऊं, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं rx और ry पता लगाऊं, तो मैं कैसे पता लगा सकता हूं? बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है गिवन, और क्या दिया हुआ है, एंगल भी गिवन है, थीटा ऑल्सो गिवन। गिवन में एक चीज तो मैग्नीट्यूड दी हुई है, दूसरी चीज क्या दी हुई है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा ऑल्सो गिवन, थीटा ऑल्सो गिवन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आर एक्स निकालना है, आर वाई निकालना है। ठीक है, इन्हें कंपोनेंट बोलते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट ए राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स कॉल इट एज ओ ए पी, लेट्स ओ ए पी। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, विच इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल,
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होएगा, बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो हो गया ये क्या, आर एक्स बाय आर। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, आर वाई, ठीक है ना, तो लिख लेंगे आर वाई डिवाइड बाय आर। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि आर भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। उसी प्रकार से हमें यहां मिलेगा आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, यानी कि अब अगर मुझे कोई आरपी वेक्टर पूछेगा तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं आरपी वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, जिसमें से आर एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये हो गया आरपी वेक्टर। अब हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, या ऐसा भी लग सकता है कि यार ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। अभी एग्जाम्पल के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, किसी भी वेक्टर को, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं, कोई भी वेक्टर है, हमने उसको किस में रिप्रेजेंट किया, उसके कंपोनेंट्स में। इसे कहेंगे एक्स कंपोनेंट और इसको कहेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है, वाई कंपोनेंट। चलिए ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलिए एक बार देखते हैं। अब अगर मुझे ये दोनों कंपोनेंट पता चल गए हैं तो क्या अगर मुझे Rx और Ry पता चल गया है तो क्या मैं P को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, Rx, Ry? बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या गुरुजी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल को, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कल को अगर मुझे कोई कहे कि लेट्स से देयर इज अ पॉइंट Q जिसका यहां लिखा हुआ है 3,4, यानी कि मुझे पता है कि x डायरेक्शन में वो 3 है, और यानी कि मुझे पता है कि वो y डायरेक्शन में 4 है। तो क्या मैं इस वेक्टर को मैं बिना सोचे समझे, इस आर क्यू वेक्टर को बिना सोचे समझे 3i कैप प्लस 4j कैप लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने किस फॉर्मेट में लिखा, ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो एक एग्जांपल लेता हूं। देखिएगा, लेट्स से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और मान लेते हैं एक फोर्स बताया गया, एक फोर्स वेक्टर बनाया गया, ये ले लीजिए f वेक्टर। ठीक है, और दिया गया हमको f वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन। वो कितना है? 10 न्यूटन। और ये एंगल हमको दे दिया गया लेट्स से 37 डिग्री, और ये एंगल क्या दे दिया गया हमको? 37 डिग्री। और क्वेश्चन बोला गया राइट f वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें यह समझना होगा कि अगर यह वेक्टर है तो इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक पार्ट होगा जो x के अलोंग होगा और एक पार्ट होगा जो y के अलोंग होगा। एक पार्ट x के अलोंग होगा, एक पार्ट y के अलोंग होगा। तो इसको आप fx बोल दीजिए, इसको आप fy बोल दीजिए, और ये तो आपका 10 है ही सही, मैग्नीट्यूड दे रखा है 10, तो ये 10 है ही सही। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? fx डिवाइड बाई 10 बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos 37 डिग्री, यानी कि fx इज इक्वल टू 10
cos 37 डिग्री, और Fy क्या हो जाएगा, Fy डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री, यानी कि Fy इज इक्वल टू 10 साइन 37 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये cos 37 इज व्हाट 4/5, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहां Fy कितना आ जाएगा, Fy आ जाएगा आपका 10 इंटू 3/5 यानी कि 6। तो हम लिख पाएंगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी 6, सॉरी Fx कितना आया 8, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 8,6, और क्योंकि हमें इसको ओरिजिन माना हुआ है 0,0, और हम लिख सकते हैं Fx और Fy आने के बाद कि भैया ये जो F वेक्टर है, F वेक्टर वा जो है ये Fx आई कैप होना चाहिए, क्योंकि हमने Fx आई कैप के डायरेक्शन में माना है, एंड Fy जो है वो हमने J के डायरेक्शन में माना है, J कैप के डायरेक्शन में माना है, तो यहां लिखना चाहिए Fy J कैप। तो क्या आएगा आंसर, 8 आई कैप प्लस 6 J कैप, ये आ गया वेक्टर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्लियर है यहां तक। इसको ब्लॉक कर दो ना यार, ये क्या है, एक लड़का है, ये ब्लॉक कर सकते हो, हाँ एक लड़का है, एक बता रहा हूं मैं, इसको ब्लॉक कर दो। कहाँ गया अभी यार, देखो ये जो नहीं लिख रहा है ना, क्या नाम है इसके, सिद्धांत, इसको ब्लॉक कर दो। तो सिद्धांत को ब्लॉक कर दो। चलिए अब हो गया ब्लॉक ये, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक, चैट चलाओ, ठीक। चलिए क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? क्या एक बार रिकैप दे दूं मैं आपको, एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं, देखिएगा। चलिए एक बार रिकैप लीजिए। तो हम 2D में सीख रहे हैं, हम 3D में गए भी नहीं है। 3D में जाऊंगा ले जाऊंगा तो तुम लोग के खरपच्चे उड़ जाएंगे, इसीलिए पहले 2D को थोड़ा साध लेते हैं। 2D में मैंने आपको दो बातें बताई कि 2D में सबसे पहले जो इजी है फील करना वो है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो दिखता है। मैं कह रहा हूं यहां से, मेरी जगह से, लेट से इस 2 की क्या पोजीशन है, तो एक तीर बनाइए मेरी आंखों से और ये जाएगा इस 2 तक, ये बनेगा पूरा वेक्टर पोजीशन का जो आपको दिखेगा, जो आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। ठीक है, चलिए अब एक बार देखिए, अगर ये एक वेक्टर है पोजीशन का, ठीक है, तो हमने यहां सीखा कि भाई मान लीजिए एक 2 डायमेंशन में कोई घर था, इसका पोजीशन वेक्टर समझना था, तो हमने बोला अच्छा ये ओरिजिन है, यहां से एक तीर बनाएंगे और लेट से वो 100 मीटर का है, वो किसी एंगल पे है, तो वो वेक्टर पूरा माना जाएगा और वो आपको बता देगा। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे हाथ थोड़े तंग हैं, तो हमने एक दूसरे अंकल से पूछा, उन्होंने बोला बेटा आप डायरेक्टली ये एंगल और ये डिस्टेंस के चक्कर में मत पड़ो, आप तो क्या पकड़ो कि जो भी आपका वेक्टर है उसको आप तोड़ लो, उसको आप स्टैंडर्ड 2-3 मार्ग हैं, महात्मा गांधी मार्ग है, उसके बाद नेहरू मार्ग है, उसके बाद लेट से इंदिरा गांधी मार्ग है और मोदी मार्ग भी मान लो भाई, तो उन मार्ग पे आप चलो और उस मार्ग पे पहुंच के चल के आप आराम से पहुंच सकते हो। तो हमारे मैथमेटिक्स के भाषा में वो मार्ग कौन है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। हम 2D में खेल रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमने अंकल की बात मानी, हमने कहा ठीक है भैया जो हमारे घर का पोजीशन है हमें बता दीजिए कितना हमें एक्स में चलना है, कितना हमें वाई में चलना है। जब उन्होंने बता दिया तो हमने उसको नोट कर लिया अपनी पर्ची पर, एक्स नॉट चलेंगे एक्स दिशा में, वाई नॉट चलेंगे वाई की दिशा में, और हम घर पहुंच जाएंगे। फिर हमने इस बात को फिर से समझा कि चलो अंकल की बात को फिर से समझते हैं। उन्होंने कहा आप ज़्यादा परेशान मत होइए, घर की जो पोजीशन वेक्टर है उसको समझने के लिए आप एक्स वाले मार्ग पे चले जाइए, आर एक्स डिस्टेंस चलिए, वाई वाले मार्ग पे चले जाइए, आर वाई डिस्टेंस चलिए और आप घर पहुंच जाएंगे।
तो मैंने अपने घर की लोकेशन को अब पर्चे पे बहुत अच्छे से लिख लिया। मैंने कहा देखो RX चलना है X की दिशा में, RY चलना है Y की दिशा में, लेकिन X की दिशा का एक नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? I कैप रखा गया था। Y की दिशा का एक नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? J कैप रखा गया था। आप चाहें, आप प्यारे प्यारे बच्चे अगर चाहें तो एक काम करिए, एक नोट यहीं लिख लीजिए कि जो X की दिशा है, X की दिशा है, इसको और अच्छा बनाता हूं, रुको मैं नए पेज पे बनाता हूं। आप चाहें यहां लिख लीजिए, चलिए देखो यहां बड़ा सा बना देता हूं कि जैसे मान लेते हैं ये जो आपका एक X एक्सिस है और एक आपका लेट से Y एक्सिस है और ये बाहर की तरफ बना रहा हूं मैं Z एक्सिस है, तो इन तीनों दिशा को एक एक यूनिट वेक्टर दे दिया गया है कि रख लो भाई, पाल लो इनको। X को दिया गया I कैप, Y को दिया गया भैया J कैप और Z को दिया गया भैया K कैप। ये तीनों के यूनिट वेक्टर हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। अरे यार ये सिद्धांत को करो ना यार ब्लॉक, यार ये सिद्धांत जौहरी को ब्लॉक करो। कौन है ये? चलिए, तो फिर हम आ गए धीरे से कंपोनेंट्स पे, क्योंकि हमें अंकल की बात में एक बहुत बढ़िया बात समझ में आई। हमें अंकल की बात में एक बहुत बढ़िया बात समझ में आई। क्या आई बात समझ में? कि एक वेक्टर को वन वेक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी हम किस में तोड़ रहे हैं? बट कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सेस कॉमा वाई एक्सेस एंड z एक्सिस आर कॉल्ड इनको एक नाम दिया गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं दोस्त इनको। यानी कि अगर आप किसी आर वेक्टर को RX I कैप प्लस RY J कैप लिखते हैं तो ये दोनों जो हैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, फिर हम आ गए कंपोनेंट्स पे। अब हमने कंपोनेंट्स में क्या खेल किया? हमने आपको दिया एक इंफॉर्मेशन, हमने आपको दिया एक पोलर कोऑर्डिनेट PR, थीटा, और उस PR, थीटा से आपने क्या निकाला? आपने निकाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या फिर कह लो, हाँ रेक्टेंगुलर ही कह देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाले आपने। ठीक है, आपने निकाले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तरीका आपको मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल देके ही बता दिया कि मान लो Q है, उसमें ऑलरेडी तुम्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी तुम्हें x, y दिया हुआ है, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस RQ की वैल्यू क्या होगी? x I कैप प्लस y J कैप, सिंपल एज दैट। क्या बात समझ में आ गई? फिर एक फोर्स वाला क्वेश्चन भी ले लिया, जिसमें मैंने आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया और मैंने यहां पे एंगल दे दिया और Fx और Fy पूछ लिया आपसे। तो आपने क्या किया? आपने ये क्वेश्चन नोट किया, राइट F इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कह सकते थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते थे। तो हमने Fx निकाला, हमने Fy निकाला, और F इज इक्वल टू Fx I कैप Fy J कैप, और आंसर आ गया। यहां तक क्लियर है? एक बार यहां तक एक बार क्लियर है? जल्दी से, यहां तक अगर क्लियर है एक बार जल्दी से भाई, क्लियर 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 आ जाना चाहिए। There is nothing called triangular components, there is only rectangular component.
चलिए, अगर मामला यहां तक क्लियर है तो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के और कुछ सिखाते हैं। देखिएगा, अब कभी भी आपको एक बात समझिए, मान लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए आपके भाई, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब कल को आपको मान लेते हैं यहां पे एक वेक्टर दे दिया जाए, इस वेक्टर का नाम रख दिया गया एफ वेक्टर। अभी पोजीशन में चल रहे हैं तो पोजीशन में ही रखते हैं इसको, आर वेक्टर लेट से, आर वेक्टर है, ये पॉइंट पी का पोजीशन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पी का पोजीशन है आर वेक्टर, ठीक है। अब अगर आपको ये एंगल दिया जाए, ये एंगल दिया जाए थीटा, और आपको पूछा जाए कि भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या फिर लेट से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। कहां ड्रॉप करना है? एक्स एक्सिस पे। क्या ड्रॉप करना है? ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। फिर यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो डिस्टेंस होगी आपकी एक्स कंपोनेंट यानी कि आर एक्स, और जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी, ये आपकी आएगी क्या? आर वाई। अब यहां आर वाई नापो या यहां आर वाई नाप लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से किसी भी एक जगह पे नाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ बातों को और समझो, बहुत गहराई से समझना इन बातों को, ठीक है। अब क्या करना है, हर बार हम इतना ड्रामा नहीं करेंगे कि आर एक्स डिवाइड बाय आर को कॉस थीटा लिखेंगे, फिर आर एक्स निकालने जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। हर बार नहीं करेंगे। तो इसका एक तरीका याद रख लो, जब भी किसी वेक्टर का हम कंपोनेंट लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं, तो जिसके साथ थीटा बनता है, जैसे इसका थीटा एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, जिसके साथ थीटा बनता है उसका कंपोनेंट हमेशा कॉस के साथ आता है, तो आर एक्स विल बी आर कॉस थीटा डायरेक्टली। और आर वाई जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाओगे जो थीटा के अपोजिट में होगा, उसको हम लिख लेंगे क्या? आर साइन थीटा। सिंपल तरीके से याद रख लो इसको, ठीक है। तो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब यहां से एक बात और सीखने की है। क्या सीखना है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, अभी तो मैंने जैसे आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड? मैंने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको आर दे रखा है, ठीक है ना। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? आर, वो यहां यूज किया है मैंने, देखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी चीज को हम यूज करते हुए आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर एक्स को लिख सकते हैं क्या? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बात को समझिए कि अगर ये आर है, ये आर एक्स है, ये आर वाई है, तो आर एक्स और आई वाई में क्या रिलेशन होगा? तो ये पाइथागोरस को फॉलो करेंगे तो हम यहां पे एक रिलेशन लिख सकते हैं। कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, क्लियरली हमें यहां दिख रहा है ये बात, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक कि आर का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ये आर एक्स है अपना और ये आर वाई है, तो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो आर कॉमन ले लेंगे, आर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या आ गया? आर आ गया। बहुत सही, क्लियर है। मतलब हमने यहां जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि अगर हमने ये वेक्टर बनाया है तो हमने जब उसका मैग्नीट्यूड लिखा तो वो आर आ रहा है। इस बात से आपको एक चीज पता चलेगी कि अगर कभी भी दिस टेल्स यू दैट, अगर कभी भी
आर वेक्टर दिया हुआ है आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, तो आपको कभी भी कोई अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन पहले चलिए। फोर्स वेक्टर आपने यहां लिखा हुआ है, देखिए फोर्स वेक्टर क्या लिखा है आपने? फोर्स वेक्टर लिखा है आपने एफ वेक्टर यू हैव रिटन 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप न्यूटन, ठीक है ना। अगर आपने ये वेक्टर लिखा है तो अगर कोई आपसे पूछ ले इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36, यानी कि अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि 10 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, और आप जाके चेक कर लीजिए, पिछले सवाल में मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ही तो था। तो ये वेक्टर पूरी तरीके से सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वेक्टर आपको पूरी तरीके से सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इसी के चलते आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर? चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। जो बच्चे पूछ रहे हैं ये आई और जे क्या है, तो बेटा आई डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर बोलते हैं वो आई कैप बोलते हैं, और जो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताते हैं उसको हम जे कैप बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट ऑफ 13। यहां कुछ मैंने वैल्यू नहीं दिया था बट पोजीशन है, तो जनरली अगर मैं यहां यूनिट लिख दूंगा m, तो यहां पे भी आपको यूनिट लिखना पड़ेगा क्या? m, मीटर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ r इज √13 मीटर। अरे न्यूटन नहीं है, मीटर है भाई। ये देखो पोजीशन है, दिस वाज अ पोजीशन, दिस वाज पोजीशन। क्लियर है? चलिए, अगर यहां तक आपको क्लियर हो चुका है तो आगे थोड़ी बात और करते हैं। चलिए, अरे अभी यहां कहां आ गए भाई? हाँ, इस पे आओ, ठीक है। यहां तक क्लियर है, थोड़ी बात और करते हैं। देखिएगा, एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, ऑलरेडी समझा चुका हूं बट करके दिखा रहा हूं। कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, conversion of polar coordinate system into Cartesian coordinate system। ठीक है, हालांकि करवा चुका हूं बट आपके नोट्स के लिए एक बार फिर से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फटाफट से कर लेंगे इसको। अभी देखिएगा, अब आपको ज्यादा क्लिक करेगा, हर चीज रिपीट हो रही है भाई, हर चीज रिपीट हो रही है बालकों। देखो भाई, ये एक पॉइंट है, लेट से ये है पॉइंट P, इसको बोला गया r कॉमा थीटा, यानी कि हमें ये दूरी दी गई थी, हमें ये एंगल दिया गया था, दैट्स इट। हमें पोलार कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, ठीक है। हमने इस पोलार कोऑर्डिनेट से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, और ये दूरी क्या हो जाएगी बताओ?
ये दूरी क्या हो जाएगी, इसको मैं लिख लेता हूं लेट से, इसको मैं लिख लेता हूं लेट से आर एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी भाई दूरी आर वाई, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू आर एक्स कॉमा आर वाई, ठीक है। अब क्या होगा आर एक्स, तो आर एक्स विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि इस वेक्टर का कंपोनेंट जिस साइड थीटा है उधर क्या आएगा आर कॉस थीटा, और आर वाई क्या आ जाएगा, आर वाई आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो हमें ये P मिल जाएगा, वो P क्या हो जाएगा, सो P आर कॉमा थीटा इज एज गुड एज P आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताओ भाई। अब एक छोटी सी हेडिंग और डालो, लिख लो, चलो इसको, 1 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो इसको भाई, 1-2 सेकंड। चलिए अब conversion of Cartesian coordinate system into polar coordinate system। ठीक है, अब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखो भाई, ठीक है, देखो भाई, हमारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ये x है, ये y है, और लेट से ये वेक्टर है भाई आपका क्या, लेट से इसको बोल देते हैं अभी तक पोजीशन में चलने देते हैं इसको rp वेक्टर, तो rp वेक्टर है भाई, ठीक है, और दिया हुआ है rp वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज गिवन। तो हम इस वेक्टर से क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि जो P का पोजीशन है दैट इज 3,4, दैट इज 3,4, तो ये आ गया 3,4, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, दैट्स इट। एंड अब हमें क्या निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का पहला पॉइंट हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 25 दैट इज 5, ठीक है, दैट इज 5। अगर ये rp मीटर में दिया हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड भी मीटर में आएगा 5, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, वी नीड एंगल, हमें ये एंगल चाहिए, आई नीड टू नो दिस एंगल ऑल्सो, ठीक है। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि ये हमारा क्या है, आर वाई है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आर एक्स है ना, y कॉम्पोनेंट x कॉम्पोनेंट। तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, ठीक है। अब आर वाई कौन है, सो दिस इज योर आर वाई, दिस इज योर आर वाई एंड दिस इज योर आर एक्स, ठीक है। तो ये आर वाई की वैल्यू 4 है, आपको यहां दिखना चाहिए, आपको आर एक्स की वैल्यू 3 है, दिखना चाहिए, तो आप यहां लिखेंगे तो इट विल बी 4/3 एंड फ्रॉम देयर विल गेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। आप आंसर यहां छोड़ सकते हैं, बट हमें तो 4/3 के लिए तो पता है एंगल कितना आता है, एंगल विल कम एज 53 डिग्री, तो जो पता है वो लिख दो, जो नहीं पता है उसको tan इनवर्स में छोड़ दो, ठीक है। अगर मान लो कोई उल जलूल वेक्टर आ गया तो आपको हो सकता है यहां पे छोड़ना पड़ जाए, अभी एग्जांपल देता हूं, पहले यहां तक नोट करो।
डन। चलिए, अरे बार बार यही आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j, नहीं थोड़ा अलग लेते हैं ना यार, 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and also find angle made by f vector with x axis। चलिए करिए सॉल्व इसको, चलिए सॉल्व करिए। चलिए जल्दी सॉल्व करिए इसको। मैग्नीट्यूड तो बहुत ही सिंपल है, मैग्नीट्यूड तो बहुत ही सिंपल है, √13, बहुत बढ़िया। f का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि √13, है ना। अगर यहां पे मैंने न्यूटन लिखा होता तो इधर भी न्यूटन आ जाता, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए एंगल की बात करें तो अब पहले इस वेक्टर को थोड़ा प्लॉट कर लें, इस वेक्टर को थोड़ा प्लॉट कर लें। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 2j कैप, यानी कि ये फोर्स बना हुआ है 3 यूनिट, 1 2 3, 3i कैप प्लस 2, 1 2, 2j कैप, है ना। तो ऐसे बना हुआ ये, तो आपका ये रहा वेक्टर f, दिस इज योर वेक्टर f। अब आपको ये एंगल निकालना है थीटा, तो क्या करेंगे, तो tan थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, fy डिवाइड बाय fx, और व्हाट इज fy 2, व्हाट इज fx 3। तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा इज 2/3, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स 2/3 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, हमें यह नहीं मालूम है कि tan इनवर्स 2/3 कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो तुम बहुत बढ़िया सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हमारे पास टाइम है, हाँ टाइम तो है। 3 डायमेंशन देखना चाहते हो क्या, 3 डायमेंशन देखना चाहते हो क्या, अगर ये समझ में आ गया है और 3 डायमेंशन देखना चाहते हो 3D लिख दो, 3D लिख दो, वरना इसके और सवाल कराता हूं मैं तुमको। चलो एक बार रिकैप दे रहा हूं क्विकली। अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 2D में चल रहा है सब मामला, सारा मामला 2D में चल रहा है। अगर यहां कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट भी एक्चुअली एक वेक्टर होते हैं, इसलिए मैं इसको भी एरो बनाता हूं और इसलिए मैं इसको भी एरो बनाता हूं, याद रखना ये बात, ठीक है। इसको बोला गया क्या, सॉरी लेट्स से इस वेक्टर का नाम रख दिया मैंने ए वेक्टर, तो ये वाला कंपोनेंट लेट्स से ये थीटा दिया हुआ है, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे ए एक्स कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को बोलेंगे ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। याद रखेंगे तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए एक्स की वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा। क्यों आएगी, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उस पर हमेशा कॉस आता है। ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ए साइन थीटा। तो अगर ए और थीटा दिया हुआ है, ए एक्स ए वाई ऐसे लिखे जाते हैं, और आप ए वेक्टर को लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। क्या बात समझ में आई, एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूं, ये पूरा ही एक्स कंपोनेंट होता है, ये पूरा ही एक्स कंपोनेंट होता है। हम समझाते वक्त ए एक्स बोल देते हैं, वो एक्चुअली है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। ये वाली बारीकी कोई नहीं बताएगा, इस पे ध्यान दीजिए।
कई बार लोग बोल देते हैं ax इज x कंपोनेंट, ax इज मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट, ax I कैप इज x कंपोनेंट, ay j कैप इज y कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट खुद भी एक वेक्टर होता है, कंपोनेंट खुद भी एक वेक्टर होता है भाई साहब। चलिए, तो इससे आपको पता चल गया कि कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं, इससे आपको पता चल गया कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं। एक बात आपको और पता चल गई, एक बात तो ये पता चल गई, एक बात आपको और पता चल गई, ये पता चल गई कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर कोई पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेट्स से 3,5 दिया हुआ है, और ये ओरिजिन है 0,0 या जो भी है 0,0 बोल दिया, तो ये वेक्टर जो इनके बीच में बनेगा, ये वेक्टर जो इनके बीच में बनेगा, इस वेक्टर, लेट्स से इसको A वेक्टर बोलते हैं, इसको कैसे बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, क्यों ऐसे बोला जाएगा? क्योंकि मुझे O से P जाने के लिए, मुझे O से P जाने के लिए 3 कदम x में चलना पड़ेगा और 5 कदम, या मतलब 3 यूनिट बोल दो, 3 कदम बोल दो, ऐसे ही बस समझाने के लिए 3 कदम चलना पड़ेगा x में, 5 कदम चलना पड़ेगा y में, तब जाके मैं P पे पहुंचूंगा। तो A वेक्टर जो 0 से या ओरिजिन से P को डिनोट कर रहा है, A वेक्टर, उसको कैसे लिखा जाएगा? 3i कैप प्लस 5j कैप लिखा जाएगा। अब एक सवाल मेरा और है आपसे, इस सवाल के बाद 3D के दर्शन कराऊंगा, इस सवाल के बाद 3D के दर्शन कराऊंगा भाई। देखो, ठीक है, देखो, चलिए, अब क्या है, मान लेते हैं एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं ये एक पॉइंट है A, इसकी वैल्यू है, और इसका लेट्स से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 4,2, और एक आपको दे दिया लेट्स से रैंडम यहां पे कोई B, इसका दे दिया आपको 8,6 ऐसा कुछ। ठीक है ना, और मैंने एक वेक्टर बना दिया A से B तक, A से B तक। अब इसको पता है क्या पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसको क्या पढ़ा जाता है? पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कि भैया B की पोजीशन चाहिए A के रिस्पेक्ट में, तो A से तीर निकलेगा B तक जाएगा, ये है वो वेक्टर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लेते हैं इस वेक्टर को मैंने RBA बोल दिया है अभी, तो अब इसकी मेरे को वैल्यू चाहिए। क्या है ये वेक्टर? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स चाहिए। कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? कैसे निकालेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? तो देखो वही कहानी है, अब हमें यहां से कितना दाएं जाना है और कितना ऊपर जाना है, बट हर बार यही करते थोड़ी बैठेंगे हम लोग, तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? याद करो, जो तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला में सीखा था वही तरीका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ B लिख लो पहले पूरी। पोजीशन ऑफ B क्या है? पोजीशन ऑफ, देखो ये थोड़ा सा आगे की बात हो गई, बट अपन इसको यहां समझ सकते हैं, इसलिए मैं अभी करवा दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया, यहां से कितने कदम आगे जाना है? 4 से जाना है 8 तक, तो हम क्या कर लेंगे, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 8 - 4, तो यानी कि 8, इसको ऐसे लिख देता हूं, RB माइनस RA इन x डायरेक्शन I कैप। ठीक है, फिर प्लस RB माइनस RA इन y डायरेक्शन J कैप। ठीक है, तो x में कितना है RA RB, B कितना है x में 8, तो 8 - 4 I कैप, प्लस y में देखो 6 - 2, तो 6 - 2 J कैप। क्या आ गया ये आ गया आपका 4i कैप प्लस 4j कैप। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा ये रिपीट होगा, दिस विल बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, विल बी रिपीटेड लिख दे रहा हूं मैं ऊपर, तो टेंशन ना लो भाई इसमें, विल बी रिपीटेड। इसे एक्चुअली रिलेटिव के कॉन्सेप्ट है,
ये जो है ना, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव, आएगा बाद में वापस से, बट सिंपल है तो बता दिया कि ए से बी जाना है, कितना जाना पड़ेगा एक्स में, कितना जाना पड़ेगा वाई में, कैसे पता चलेगा, बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन, तो 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4, तो 4i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, चलिए भाई अभी क्वेश्चन के पीछे मत भागो, अभी पहले कॉन्सेप्ट को सीखो, क्वेश्चन और मिलेंगे भाई। ये वो नहीं है कि तुम लोग के पता दिमाग में क्या बैठा हुआ है, तुम लोग दिमाग में बैठा हुआ है एक चुन्नू कॉन्सेप्ट, और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे तुम लोग भूल जा रहे हो कि ये पहले चलता था कि एक टुच्ची सी बात बता दी, रूट ऑफ 9 को 3 करते हैं, बता दिया, अब लगे हुए हैं रूट 16, रूट 25, रूट है ना 49, सब लगे हुए हैं भाई। ये नहीं होता यहाँ पे, अभी मामला अलग है। अब मामला ऐसा है कि अब ये है कि पूरी कहानी समझो, पहले पूरी रामायण समझो, इतनी लंबी रामायण है। अभी तुमने क्या सीखा, कंपोनेंट्स, अभी तुम्हें कंपोनेंट्स को समझना है। अभी तुम पूरी कहानी में सिर्फ 2D तक पहुंचे हो, मैं तुम्हें 3D तक ले जाना चाह रहा हूं। अगर तुम्हें नहीं जाना है 3D में कोई बात नहीं, कम आता है 3D सीखने वाले। अगर आप 3D में जाना चाहते हो, 2D से 3D जाना चाहते हो, इसमें हो सकता है कम बच्चे इंटरेस्टेड हो, और ये कम बच्चों के औकात की बात भी है, सबको नहीं आएगा समझ में, बहुत ध्यान देना पड़ेगा तभी आएगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है वेक्टर का डेली लाइफ का यूज क्या है। ठीक, एक बात बताओ, रूट 9 का डेली लाइफ का यूज बताओ बालक, रूट 9 का डेली लाइफ का यूज बता दो। एक काम करो, इनइक्वालिटी का डेली लाइफ का यूज बता दो, इसका डेली लाइफ का यूज बता दो भाई। एक काम कर भाई, तू मॉड का बता दे, मॉड एक्स डेली लाइफ का नीड बता दे भाई, इसकी क्या नीड है। अरे भाई जाना है हमको चांद पे और पता नहीं है रॉकेट कैसे बनेगा, पहले रॉकेट बनाना है। तो ये जो वेक्टर सीख रहे हो ना, ये वही रॉकेट है जिस पे बैठ के तुम IIT के चांद पे जाओगे। सीख लो इसको। वेक्टर का डेली लाइफ का यूज क्या है? अरे भाई ऐसे तो फिर किसी भी चीज का कोई यूज ही नहीं है। जी रहे हो जियो ना भाई, भगवान ने पैदा कर दिया, जियो, मस्त खाओ पियो मौज करो, क्या यूज है? बैठो ऐसे पेड़ के नीचे, काय तुम यूज कर रहे हो हैं? यूज क्या है? आज ही इंजीनियर बन जाओगे क्या? यूज क्या है? यूज ये है कि भैया ये जो तुम सीख रहे हो वेक्टर, अब मान लो एक किसी ब्लॉक पे एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का, तो तुम ये बताने में सक्षम हो जाओगे कि अगर भैया इसका एंगल 30 डिग्री है तो इधर फोर्स जो लगेगा वो 10 cos 30 डिग्री लगेगा भैया, और ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा भैया वो 10 sin 30 डिग्री लगेगा भैया। तो अगर भैया ये जो इसका वजन है भैया, अगर इसका वजन लेट से 5 या आधा किलो का वजन है भैया, तो इसका वेट आएगा भैया 0.5 kg इंटू 10, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी वाला, ये जी है, तो आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। मतलब इसका वजन लग रहा है भैया 5 न्यूटन का, और भैया 10 sin 30 को अगर इवेल्युएट करेंगे तो 10 इंटू हाफ हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा भैया 5। तो भैया ये 5 और ये 5, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर है, मतलब बॉडी लिफ्ट कर जाएगी, चलो यूज चाहिए इनको, वेक्टर चालू नहीं हुआ, यूज चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं ABCD, कह रहे हैं भैया हमको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बता दो। काय पढ़ा रहे हो ABCD? सीधे पढ़ा दो एकदम,
फार्मास्यूटिकल, सोचते रहना बैठ के स्पेलिंग अभी दोनों की। हाँ भाई, अब आ जाओ 3D पे, अब आ जाओ 3D पे। अब 3D के लिए देखो बोर्ड क्या है, सफिशिएंट नहीं होता। 3D के लिए बोर्ड सफिशिएंट नहीं होता, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेशन कंटेंट आपको और इमेजिन ज्यादा करना पड़ेगा। इसका एक तरीका बताता हूं, इसका एक तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम किसी कमरे में बैठे हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बाथरूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, कमरे में बैठे हो। अगर तुम कमरे में बैठे हो और तुमने स्टडी टेबल और अपना सब सेटअप कर रखा है, तो एक बार फोन लेकर उठ जाओ और अपने रूम के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। तुम रूम के दरवाजे पे खड़े हो, ध्यान से सुनना, तुम रूम के दरवाजे पे खड़े हो और इमेजिन करो कि तुम एक छोटी सी मक्खी हो, मक्खी। अब अगर तुम्हें रूम के बीच में लटके हुए पंखे तक पहुंचना है, तो तुमने कई लोगों से बोला कि भैया मुझे लोकेशन बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊं। तो लोगों ने बोला एक काम कर, यहां से 5 मीटर दूरी पे चली जा और पंखा आ जाएगा। वो मक्खी बेचारी परेशान हो गई, वो मक्खी बेचारी परेशान हो गई। तो तुमने क्या करा, देखो तुमने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया, उसके इमोशंस के साथ तुमने खिलवाड़ कर दिया उस मक्खी की, है ना। खैर तुम लोग तो खुद ही मक्खी थे, किसी और ने तुम्हारे साथ किया होगा खिलवाड़। आगे देखो, अब ये एक वेक्टर, ठीक है, ये, अरे यार भाई इधर आ, हाँ, ये आपका दूसरा वेक्टर, ठीक है, और ये आपका तीसरा वेक्टर। क्योंकि अब 3D में बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं मैं थोड़ा सा अलग लेके चलूंगा इसको। लेट्स से ये x है, ये y है और ये z है। ये 3 वेक्टर बना दिए मैंने, सॉरी, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया मैंने। अब ये वो मक्खी है जिसको पंखे तक पहुंचना है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला किसी से कि भैया एक काम करो, मुझे उस पंखे तक पहुंचा दो, मैं रूम के कोने में बैठी हूं और मैं 3D दुनिया में जीती हूं, तो मुझे उस पंखे तक पहुंचा दो, एड्रेस दे दो। तो भैया किसी ने बोला तुम एक काम करो दीदी, यहां से जहां पे तुम अभी हो वहां से 5 मीटर दूरी पे चली जाओ, पंखा मिल जाएगा। भाई मक्खी उड़ी, 5 मीटर गई एक तरफ, नहीं मिला पंखा, 5 मीटर गई अलग तरफ, नहीं मिला पंखा, फिर 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर गई। वो भाई एक पॉइंट से हर दिशा में 5-5 मीटर, 5-5 मीटर, 5-5 मीटर जाके देखने लगी, उसको पंखा नहीं मिल रहा था। भाई साहब वो परेशान हो गई और वो धीरे से आई और जिस आदमी ने उसको एड्रेस दिया था उसके कान में कुछ बोली। क्या बोली ये नहीं पता, कुछ तो बोली वो आदमी, लेकिन फा हो गया। उसके बाद एक दूसरा समझदार आदमी आया, उसने कहा भाई काम करो आप, क्योंकि अगर आप समझो, लॉजिक समझो, एक पॉइंट से कोई सिर्फ डिस्टेंस बता दे तो आप पूरा स्फेयर कवर कर सकते हो, आप एक स्फेयर में जा सकते हो, आप पूरे स्फेयर में जा सकते हो, ठीक है, एक पूरे स्फेयर को टच कर सकते हो, आप यहां पे आ सकते हो, ऊपर भी आ सकते हो, साइड भी जा सकते हो। 5 मीटर बता दिया, वो घूमती रही बेचारी। एक ने बोला दीदी आप इधर आइए, आपको किसी ने अगर कोई डिस्टेंस बताया है, अभी के लिए मैं आर मान लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अभी के लिए मैं आर मान लेता हूं, है ना, जो भी डिस्टेंस थी, एग्जांपल के लिए मैंने 5 लिया था, अभी के लिए मैं आर मान लेता हूं। बोला कि आपको किसी ने डिस्टेंस बताया है, उस व्यक्ति ने बहुत गलत बात करी, उसने आपको भटका दिया, आपको यह नहीं बताया कि आपको z एक्सिस से लेट से सिर्फ एंगल थीटा पे निकलना था, सिर्फ एंगल थीटा पे निकलना था। तो मक्खी इस बार सोची चलो ठीक है, पिछले वाले ने बेवकूफ बनाया था, पिछले वाले ने पूरा सर्कल घुमवा दिया, पिछले वाले ने पूरा सर्कल घुमवा दिया भाई, मतलब सर्कल कह रहा हूं, पूरा स्फेयर घुमवा दिया, ठीक है। इस बार एक भला आदमी मिला जिसने बोला एक वेरिएबल और बढ़ा दिया, अभी तक एक ही वेरिएबल पता था, अब एक और वेरिएबल पता चल गया, तो अब शायद मैं पहुंच जाऊंगी। अब वो थीटा पर निकलने लगी तो बेचारी पता है क्या, वो इस सर्कल पे पहुंचने लगी। जब वो थीटा पे निकलती तो इस सर्कल पे पहुंचती, वो चाहे यहां पहुंचती, 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 चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, जितनी बार वो एंगल थीटा पे निकली वो एक सर्कल पे पहुंची। क्यों ऐसा हुआ भैया,
आप देखो ना, 3 डायमेंशन में अगर आपको एक कोऑर्डिनेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करना है तो 3 वेरिएबल चाहिए। अभी तक दीदी के पास 2 ही वेरिएबल हैं, आर और थीटा। जब आर था तो स्फेयर कवर कर रही थी, जब आर और थीटा आ गया तो अब वो बेचारी सर्कल में पहुंचने लग गई। समझो, एक कोण बन रहा है यहां पे, थीटा एंगल, एक कोण बन रहा है थीटा एंगल का। आपको समझ में आ रहा है यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? ओ भाई साहब, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो जल्दी से भाई एक बार बता दो। हाँ भाई, क्लियर? चलो अब इस मक्खी को इसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। फिर किसी ने बोला नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको एक वेरिएबल और डिसाइड करना पड़ेगा। तो किसी ने बताया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना, एक और वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखो। इस सर्कल को अगर हम टॉप व्यू से देखें, है ना, अभी वो पूरे सर्कल पे पहुंच रही थी। अब अगर किसी एक पॉइंट पे पहुंचना है, ध्यान से सुनना, एक अगर किसी पॉइंट पे पहुंचना है, लेट्स से इस पॉइंट पी पे पहुंचना है, तो पता क्या डिसाइड होना चाहिए कि भैया आपको थीटा पे तो निकलना ही है, लेकिन आपको यहां से कितने एंगल पे पहुंचना है ये भी डिसाइड होना चाहिए। इसको फाई बोल देते हैं। तो अब 3 वेरिएबल आ गए। क्या आ गया? दूरी कितनी है वो भी आ गया, कितने एंगल पे निकलना है वो भी आ गया, और उस सर्कल के सेंटर से एक अगर एक्सिस बनाई जाए तो उधर से कितना एंगल आएगा वो भी आ गया। बात समझ में आ रही है? इसको मैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, अभी तुमको ज्यादा अच्छा क्लिक करेगा। क्या बात समझ में आई कि 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है? 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है। देखो ऐसे समझो, इस सर्कल को मैंने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, इस सर्कल को मैंने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए था, तो मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, ये 3 एंगल चाहिए, मतलब 2 एंगल चाहिए और एक आर चाहिए, तब एक पॉइंट फिक्स होगा, तब एक पॉइंट फिक्स होगा। यानी कि अगर मुझे कोई पॉइंट फिक्स करना है तो दूरी देनी पड़ेगी, एक एंगल देना पड़ेगा और दूसरा एंगल देना पड़ेगा, और ये 3 मिलकर बनाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट। और 3 मिलकर क्या बनाएंगे? पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन हो सकता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा बाउंसर हो। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। एक दूसरे अंकल आए, एक दूसरे और अंकल आए, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने मक्खी से बोला, बेटा तुम ओवर स्मार्ट क्यों बन रही हो? तुम ओवर स्मार्ट क्यों बन रही हो? तुम्हें अगर पंखे तक ही जाना था, अगर तुम्हें रूम के पंखे तक ही जाना था, तो बेटा तुम चल के क्यों नहीं चली जाती? तुम उड़ना ही क्यों चाहती हो? तो मक्खी ने बोला, यस, वेरी इंटेलिजेंट अंकल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, गिव मी द एड्रेस। अंकल ने बोला, ले बेटा, पंखा x0, y0, z0, ये पर्ची पे लिख के दिया मक्खी को। मक्खी चल दी, मक्खी को पता चल गया x डायरेक्शन में x0 चलना है, तो मक्खी चली, x0 दूरी उसने तय करी x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में वो उसने x0 दूरी तय कर ली। ठीक है, उसके बाद मक्खी को बताया गया था अंकल द्वारा y0 चलना है y में, तो यहां से उसने y0 y की दिशा में टर्न लिया, और y की दिशा में टर्न लेने के बाद, y की दिशा में टर्न लेने के बाद भाई साहब वो मक्खी y0 चली, वो मक्खी y0 चली। कितना चली भाई साहब? y0 चली, है ना? पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, हाँ भाई पैरेलल आ रहा है। उसके बाद आखिरी कड़ी थी, उसको z0 जाना था और y की दिशा, z की दिशा में जाना था, वो z0 चली गई। वो कहां चली गई? z0 चली गई। तो जब उस मक्खी ने x0 कवर कर लिया, जब उसने y0 कवर कर लिया, जब उसने z0 कवर कर लिया, तो वो अपनी लोकेशन पे पंखे तक पहुंच गई, और यहीं पे वो सुनहरा पंखा घूम रहा था। ठीक है,
अब तुमको फील आ रही होगी ये एक कमरा है और ये उस कमरे का कोना, ये दरवाजा है, और मक्खी x0 चली, y0 चली, z0 चली और पंखे तक पहुंच गई। थोड़ा सा फील लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा फील लीजिए। ये एब्सोल्युटली एक 3D डायग्राम है, ये एब्सोल्युटली एक 3D डायग्राम है। आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा कि ये एक डब्बे जैसा दिख रहा होगा, ये आपको एक कमरे जैसा दिख रहा होगा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आपको और फील दिलवाने की, आपको अभी और फील आ जाएगी कि कैसे ये आपको कमरे की तरह दिखेगा। दिख रहा है क्या? अब इस मक्खी ने उधर जाके इतना मतलब खुश हुई, इतना खुश हुई, बोले क्या मजा आ गया, एक ऐसे व्यक्ति मिल गए, उन्होंने बस ये बताया कि पॉइंट का x0 y0 z0 क्या है और हम यहां पहुंच गए। हमें हमारे पंखे का जो वेक्टर हम ढूंढ रहे थे, जो वेक्टर हम सालों से ढूंढ रहे थे, हमें वो वेक्टर मिल गया। एंड दिस रिप्रेजेंट्स माय फ्रेंड्स आर पंखा। सो आर पंखा मतलब पंखे का पोजीशन इज इक्वल टू x0 i कैप प्लस y0 j कैप प्लस z0 k कैप। भैया ये x एक्सिस बाहर आ रही है, बाहर ऐसे तुम्हारी तरफ आ रही है। ये 3D डायग्राम है, 3D। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पोजीशन ऑफ पंखा मिल गया उसको। लेकिन गुरुजी अब जो आपने यहां चमत्कार दिखाया है, क्या इसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं? हां जी, इसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जो पिछला वाला था, अब देखो मैं पिछला वाला तुम्हें इसके अंदर मैं मिक्स करके दिखा सकता हूं, इसके अंदर भी मैं मिक्स करके दिखा सकता हूं पिछला वाला। जैसे कि पिछले वाले मैंने तुम्हें ये एंगल दिया था, ये वाला थीटा, और एक और एंगल दिया था, वो ये था फाई, ये था फाई। ये दो एंगल मैंने आपको दिए थे। मैंने आपको दूरी दी थी पंखे की, आर दिया था, थीटा दिया था और फाई दिया था। क्योंकि जब मैंने आर दिया था तो आप कहीं भी जा सकते थे, जब मैंने उसके प्रोजेक्शन का फाई दे दिया तो आप अब फिक्स हो गए, आप यहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना? तो एक तरीके से पंखे का जो लोकेशन था, पंखा जिसको आप x0, y0, z0 से डिनोट कर रहे थे, कैन इक्वली बी डिनोटेड विद पंखा r, थीटा, फाई। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसकी और फील में घुसते हैं। थोड़ा और क्लियर करते हैं कुछ चीजें। थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों पे थोड़ा और ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अभी तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा सब्र रखो, अभी तुम्हें बहुत तेजी से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मैं पहले एक वेक्टर बना रहा हूं, अभी आपको सब धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। ये एक वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है r, लेट से वो है r। इसका ये एंगल क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनता जा भाई, अब क्या करना है, इसके कंपोनेंट निकालने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? भैया x में कितना चलना है, y में कितना चलना है, z में कितना चलना है, सब निकालना है। वो सब निकलवा दूंगा, सुनता जा बस ध्यान से। इधर से पहले एक मैंने प्रोजेक्शन डाला। अरे क्या हो गया भाई,
अच्छा, ओहो ये कहाँ चला गया? हाँ भाई देखो जरा इसको आके, क्या ये वाला, ये वाला 3rd नंबर, हाँ फिर अच्छा ठीक, उड़ तो नहीं जाएगा, हाँ उड़ा नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने माना, ध्यान से सुनना इस बात को, इधर से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ठीक है, सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि ये वेक्टर हवा में था, परपेंडिकुलर कहां गिरेगा? परपेंडिकुलर गिरेगा एक्स और वाई के प्लेन पर। ये प्लेन पे गिरा आके परपेंडिकुलर, भाई ये खतरनाक वाला परपेंडिकुलर सीधे प्लेन पे आके गिरा है, प्लेन पे आके गिरा, प्लेन पे, ठीक है। समझ में आ रही बात? आई होप समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और इसको बनाते हैं। ये गिरा प्लेन पे आके, ध्यान से समझना इस बात को, परपेंडिकुलर गिराया और परपेंडिकुलर आके गिरा प्लेन पे, ठीक। अब आगे देखो, फिर यहां से एक और इधर परपेंडिकुलर गिराया, किधर? जेड एक्सिस पे। इधर भी एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जेड एक्सिस पे, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुक जाओ एक सेकंड। एक काम करता हूं ना, मैं इस वाली लाइन को ही ले जाता हूं कॉपी करके। आ जा भाई, तो अब बढ़िया लगेगा, हाँ ठीक है। अब देखो तो क्या किया, ये एक आर वेक्टर था, मुझे क्या करना था, मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था, ध्यान से सुनना, मुझे निकालना था प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कह लो, ठीक है। आई वांटेड कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? ड्रॉप परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो पहले आपको मैं बता देता हूं, देखो पहले अपन ने 2D में भी यही किया था, 2D में भी यही किया था। जो वेक्टर था उधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो कौन सा कंपोनेंट मिल गया? एक्स एक्सिस वाला। फिर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किधर? वाई एक्सिस पे। तो कौन मिल गया कंपोनेंट? वाई एक्सिस वाला, याद है ना। यहाँ ड्राइंग भी बनाई थी मैंने, देखो पीछे भी एक बनाई थी ड्राइंग मैंने, इसको बार बार बताया हुआ है आपको मैंने। कहां गया वो? ठीक है, कहां गया वो लाइन? अच्छा यही, शायद मिटा दिया मैंने, नहीं ये रहा। ये देखो मैंने बताया था आपको, जब इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक्स कंपोनेंट मिलेगा। क्या आ रहा है बार बार भाई? जब इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आपको एक्स कंपोनेंट मिलेगा, वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वाई कंपोनेंट मिलेगा। अब यही खेला हम 3D में खेल रहे हैं, यही खेला हम 3D में खेल रहे हैं भाई। देखते चलो, देखते चलो क्या कर रहे हैं हम। गिरा रहे हैं परपेंडिकुलर, किस पे? एक्स वाई प्लेन पे। तो ये जो कंपोनेंट मिला मेरी जान, ये जो कंपोनेंट मिला, इसको बोल देंगे आर एक्स वाई। ये आर एक्स वाई कंपोनेंट है। आर से परपेंडिकुलर जेड पे डायरेक्टली गिरा दिया क्योंकि एंगल हमें पता था। तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा मेरी जान? तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा, ये मिलेगा आर जेड डायरेक्टली। तो आर जेड तो एक ही बार में मिल गया भाई, आर जेड का कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहां क्या मिला? आर एक्स वाई मिला। इसके बाद हमने क्या करा, जब हमें यहां पे आर एक्स वाई मिल गया तो हम इस आर एक्स वाई को हम छोड़ेंगे नहीं। इस आर एक्स वाई से एक कंपोनेंट गिराएंगे किस पे? एक्स एक्सिस पे। और इस आर एक्स वाई से एक कंपोनेंट गिराएंगे किस पे? वाई एक्सिस पे। बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा और नीचे उतार लेते हैं, रुक जाओ, अरे घूम जा भाई, हाँ ठीक है, क्लियर है ये। अब यहां से जब हमने गिराया तो हमें ये एंगल पता था, ये एंगल कितना था? फाई पता था। तो जब हमने यहां से गिराया तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? ये वाला कंपोनेंट मिलेगा आर एक्स। और फिर हमें जब यहां से गिराएंगे तो हमें ये कंपोनेंट क्या मिलेगा? आर वाई। अब देखो सारे कंपोनेंट मिल गए, क्या मिल गए? सारे कंपोनेंट मिल गए। आपको आर वाई मिल गया, आपको आर एक्स मिल गया और आपको आर जेड भी मिल गया। ये तीनों कंपोनेंट मिल गए भाई। यानी कि गुरुजी मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि आर वेक्टर को जब आप आर एक्स आई कैप लिखोगे, आर वाई जे कैप लिखोगे, आर जेड के कैप लिखोगे, तो आपको तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई मिल रहे हैं। अब कैसे मिल रहे हैं?
प्रोजेक्शन करने पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो गुरुजी आप यहां से डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते थे क्या? यहां से डायरेक्टली कर देते बेटा, कर देते, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूं पोलर फॉर्मेट से कार्टेशियन में ले जाने का तरीका। ठीक है, तो मान लो ये पोलर फॉर्मेट है, ये थीटा है, ये फाई है, और सुन लो ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखता जा। तो अब क्या करेंगे, मैं तेरे सहूलियत के लिए बेटा कुछ पॉइंट मार्क कर दूंगा। ये ओ मार्क कर दिया मैंने, ये लेट से ए मार्क कर दिया, ये बी मार्क कर दिया, ये सी मार्क कर दिया। ठीक है, ओ ए बी सी। ठीक है, ये डी मार्क कर दिया और ये ले ई मार्क कर दिया। अब तुझे दिखना चाहिए मेरी जान, अब तुझे दिखना चाहिए कि मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, और उस रेक्टेंगल का नाम रखूंगा ओ बी डी ई, ओ बी डी ई, और ओ से डी वाला जो है वो हमारा आर है, और ओ से जो डी वाला है वो हमारा आर है, ओ से डी वाला हमारा आर है बेटा। ये हमारा आर बन गया बेटा, इसको हटाते हैं जरा, ये हमारा बन गया क्या, आर। ठीक है, अब देखो ओ से ई वाला क्या है हमारा, ओ से ई वाला क्या है, आर जेड है। ठीक है, ओ से बी वाला क्या है हमारा, आर एक्स वाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये सब क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब मैं एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं, एक और रेक्टेंगल बना रहा हूं तुम्हारे लिए। वो रेक्टेंगल क्या है, ध्यान से देखना, एक और रेक्टेंगल बनाया मैंने। क्या बनाया, ओ ए बी सी रेक्टेंगल है भाई, ये ओ ए बी सी। सर ये रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा है बेटा, 3D में नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में रेक्टेंगल है। सोच के देख, सोच के देख, ये 90 डिग्री, सोच के देख, ये 90 डिग्री, सोच के देख, ये 90 डिग्री, सोच के देख, ये 90 डिग्री। इधर बनाऊंगा तो ज्यादा मैसअप हो जाएगा। सब 90 डिग्री है बेटा, सब 90 डिग्री, रेक्टेंगल है ये, सब रेक्टेंगल है ये। अब जिसके अंदर मैं कह रहा हूं तुझे, मैं ये कह रहा हूं कि ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक कौन है, आर एक्स वाई है। कौन है, आर एक्स वाई है। ठीक है, और ये एंगल क्या दिया हुआ है, फाई, ये एंगल क्या दिया हुआ है, फाई। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओ ए कौन है, ओ ए कौन है, आर एक्स। ठीक है, ओ सी कौन है, ओ सी कौन है, ओ सी कौन है, आर वाई। ठीक है, अब देख बेटा, अब देख, मुझे चाहिए आर का मैग्नीट्यूड। तो आर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूंगा, देख ध्यान से, इधर लिखूंगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जेड का स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई का स्क्वायर। इस रेक्टेंगल से मैंने ये लिख दिया, और इस रेक्टेंगल से क्या लिखने जा रहा हूं, देखता जा, आर एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये लिख दिया भाई। अब ये वाला आर एक्स वाई उठा के मैं यहां डाल दूंगा। यहां डालते ही मुझे एक चमत्कार दिखा, मुझे दिखा कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जेड का स्क्वायर प्लस, ये देख, आर एक्स वाई का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अरे वाह, यानी कि भाई मेरा मैग्नीट्यूड तो आ गया। यानी कि अगर कोई वेक्टर आर दिया हुआ है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। और ये मैंने पूरा यहां पे डिराइव करके दिखा दिया तुमको कि कैसे वो डिराइव हो रहा है। क्या बात समझ में आई है, क्या यहां बात समझ में आई है? तो ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। यानी कि जाते जाते एक बात दिमाग में लेते जाओ, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 आई कैप इज इक्वल टू 1 आई कैप को आई कैप लिख सकते हैं प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो भैया आर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 14। ये होगा आंसर, ये होगा मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल लेते जाओ भाई। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है, हो सकता है ये थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन में अभी कम बैठा हो, तो इसको एक बार देखना घर जाके। ये पंखे वाली बात को देखना
और ये वाली चीज को देखना, कुछ भी नहीं है, एक वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट करने थे। तो कंपोनेंट करने का तरीका क्या था, एक यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, एक यहां से ड्रॉप किया, जो डायरेक्टली z पे ड्रॉप हो गया वो तो rz बन गया, बट जो प्लेन पे ड्रॉप हुआ उसको rxy बनाया, फिर वहां से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप करके rx बनाया और ry बनाया, फिर रेक्टेंगल्स को अलग अलग करके तुमको मैंने ये प्रूफ बना के दे दिया कि देखो r इज इक्वल टू, r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। क्लियर है? चलो भाई, तो आज काफी हैवी हो गया, ये वाला टॉपिक मैं कल कवर करूंगा, इसकी टेंशन मत लेना अभी, ठीक है। और आज के लिए यू हैव नो होमवर्क। बैकलॉग कवर करो, रिवाइज करो, लेक्चर वापस देखो, जो करना है करो, वेक्टर को फिर से सुन लो, जो करना है करो। आज के लिए नो होमवर्क। चलिए ठीक है भाई, फिर इसी के साथ पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। आज के लेक्चर में जो भी समझ नहीं आया दोबारा देखो, अगली क्लास के अंदर सारे धागे खुल जाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगली क्लास पे फिर सवाल भी होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे और आज की चीजों को हम यूज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।